जो कि सीनियर रजिस्ट्रार हैं जनरल सर्जरी से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी जनरल सर्जरी को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जनरल सर्जरी बेसिकली जो हमारी डोमेन है उसमें इस तरीके से है कि जितने भी हमारे मुंह से लेके हमारे खुराक की नाली, हमारे मैदे, बड़ी आंत, छोटी आंत, इसकी जितनी भी बीमारियां हैं, ऑब्वियसली वो मेडिसिन से भी ठीक हो सकती है, लेकिन जो कि जिसमें कोई सर्जिकल कॉज हो वो हमारी मेडिसिन से काम आगे जब चला जाए, काम आगे चला जाए तो फिर हमारी डोमेन में आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो थायराइड है, ब्रेस्ट है, इवन ये जो शुगर के अमराज के जो ज़ख़म वगैरह हैं वो भी हमारे डोमेन के अंदर आते हैं। सही। और स्किन से रिलेटेड भी जितनी भी चीज़ें हैं जो इसमें चीज़ें हैं वो भी आती हैं। लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर जो जनरल सर्जरी का अब ज़्यादातर वो डोमेन है वो यही है कि जितने भी खुराक की नाली से लेके बड़ी आंत, छोटी आंत, मैदा वगैरह, इसमें जितने भी उनके कैंसर्स वगैरह हैं उनकी वो भी हमारे डोमेन के अंदर आते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टमक के रिलेटेड इशू जो है वो जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारी डाइट इस तरह की हो चुकी है, हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं और हमेशा हमें जो चीज़ें तैयार हैं हम उनकी तरफ जा रहे हैं और हमारी स्टमक का प्रॉब्लम हर दूसरे बंदे को देखने में आ रहा है, मैदे का अल्सर भी इससे हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो स्टमक से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? ये तो आपने काफ़ी बड़ा सवाल पूछ लिया कि क्या क्या रिलेटेड होते हैं, उसमें तो पूरी की पूरी किताबें बन चुकी हैं। लेकिन जिस तरह आपने एक जिक्र किया कि जी क्योंकि ये फ़ास्ट फूड हम खा रहे हैं, मिर्च मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तेल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो आपने जैसा जिक्र भी किया कि अल्सर वगैरह की बीमारी ये बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन पिछले कोई 10 से 20 सालों के अंदर अल्सर की बीमारियाँ थोड़ी सी कम इसलिए भी अब हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी आ गई हैं। लेकिन जब ये दवाइयाँ कुछ ऐसा भी पार्ट आ जाता है, कुछ ऐसा भी टाइम आ जाता है कि जब ये दवाइयाँ बिल्कुल काम करना छोड़ देती हैं। बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि एक टाइम वो आता है कि दवाइयाँ बिल्कुल असर करना छोड़ देती हैं, उसके बावजूद हम जो है वो जो असल प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस नहीं कराते, दवाइयों पे ही रहते बिल्कुल हैं। उसमें ये कि अगर तो ये अल्सर की अगर हम बात करें कि अगर अल्सर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये मैदे को बंद कर देता है। अच्छा। मतलब जितना हम खाना शाना खाते हैं वो अब बिल्कुल मैदे से आगे छोटी आंत के अंदर जाना बंद हो जाता है। या अगर ये इसमें अल्सर कोई ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ये इवन उसको परफरेट कर सकता है, जिस परफरेट से मुराद है कि उसको फाड़ भी सकता है, और वो तो एक सर्जिकल इमरजेंसी है। इस तरह के मरीज़ हमारे पास हफ्ते के अंदर कोई 3, 4 या 5 मरीज़ ऐसे आ जाते हैं कि जिसके अंदर मैदा या छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है वो उसमें परफरेट हुआ हुआ तो वो जो फट चुकी होती है, उस तरह के मरीज़ हमारे पास आ जाते हैं। देन यू हैव टू ऑपरेट हिम देयर एंड देन फ़ौरन आपको उनको ब्लड वगैरह उनका अरेंज करा के विद इन आवर्स आपको उनको ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो जो चीज़ फटी हुई है उसके अंदर से सारा मैदे का फ्लूइड, यानी फिर इसका एक हल जो है वो ऑपरेट और सर्जरी, उसके ऑपरेशन के अलावा इन मरीज़ों का फिर कोई और हल नहीं है, जिनके अंदर कोई भी जिस्म के किसी भी हिस्से का, मतलब बड़ी आंत, छोटी आंत का कोई भी अगर वो फट जाए तो फिर उसका ऑपरेशन के अलावा कोई चांस नहीं होता। और अब एक जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम क्या है, वो दवाइयाँ ले रहे हैं, उसको अब डायग्नोस कैसे करना है, कहाँ जाना है, इसका तरीक़ाकार क्या है कि किस तरह आपको जब महसूस हो कि अब आप दवाइयाँ भी असर नहीं करी तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? ये जो न्यू एरा है, जो आईटी का एरा है, इसने कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी की हैं। इंटरनेट की जो फैसिलिटी है हर बंदे के पास आ गई है। कोई भी हमें कोई सिम्प्टोमेटोलॉजी हो जाए, कोई भी हमें कोई मसला हो जाए तो फ़ौरन हम इंटरनेट के ऊपर देख लेते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर ये है कि ओवर द काउंटर आप जाके दवाइयाँ भी ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा हिसाब नहीं है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन देखना पड़े, ठीक है ना। आप सीधा जाके उनसे बता खुद जाके कह देता है कि जी मुझे फ़लानी दवाई दे दो, फ़लानी मैदे की दवाई दे दो। और इवन जो उधर के फार्मासिस्ट हैं दे कैन हेल्प देम एज वेल। लेकिन असल में क्या वाकई उनको ये चीज़ प्रॉब्लम है, क्योंकि कितनी बीमारियां हैं जो कि मतलब आप सिर्फ इस चीज़ को ही देख लें कि ये जो हमारे पित्ते का जो मसला है, पित्ते में जो पथरी का मसला, ये सबसे पहले अमूमन ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई दर्द वगैरह ही करे, लेकिन ये सबसे पहले तेज़ाबियत भी कर देता है। अच्छा। और वो तेज़ाबियत ऐसी ही लगती है कि हमें लगता है कि मैदे की तेज़ाबियत है। वो जब सारे अपने दवाइयाँ वगैरह वो खा लेते हैं, एंटासिड ले लेता है और सारी चीज़ें ले लेता है, फिर भी जब तक उसको आराम नहीं आता है फिर वो किसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब फिर उनको कहते हैं कि जी आप
ये टेस्ट करा लें। अल्टीमेटली वो कहते हैं आप एक अल्ट्रासाउंड भी करा लें। जब वो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और तब पता चलता है कि पित्ते में पथरी है, तो फिर उनका यही सवाल होता है कि जी है तो मुझे पित्ते में पथरी, तो इसने तेजाबियत वगैरह क्यों की हुई है सारी। तो बेसिकली तो ये ऊपर वाला जो जितना भी हमारे निज़ाम है वो इट इज़ काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड, मतलब हरूफ आम में कहें कि आपस में मिला जुला सा होता है। तो मसला पित्ते का होता है होती, लेकिन मरीज़ को तेजाबियत है। तो आई थिंक कि इसमें तो ये है कि जब एक दफ़ा अगर वो खुद अपना एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दें तो बेहतरीन तो यही कि आप डॉक्टर के पास फ़ौरन तशरीफ़ लेके जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक कि जब उनको पता चल जाए कि मैंने 2 दिन दवाई खा लिया लेकिन स्टिल आई एम नॉट वेल, तो आई थिंक दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर ना। बिल्कुल तो फौरन करना। अच्छा, मैं इसके लिए डायग्नोस करने का इसको तरीकाकार, एंडोस्कोपी क्या तरीकाकार है इससे? वो देखें अब जो मैदे की जितनी बीमारियां हैं उसके अंदर तो जो नंबर 1 डायग्नोसिस का जो टूल है वो तो एंडोस्कोपी ही है। लेकिन लोग डरते हैं इससे, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। हाँ बिल्कुल जी, इवन अगर मुझे भी कहा जाए कि आपकी एंडोस्कोपी कराई जाए तो मैं भी डरूंगा। लेकिन ये एक बिल्कुल डे केयर प्रोसीजर है। सुबह आपने खाली पेट आना है और ये हालांकि हमारा डोमेन तो नहीं, हम एंडोस्कोप मतलब जो जनरल सर्जरी में तो एंडोस्कोपी नहीं आती, लेकिन ये गैस्ट्रोंटोलॉजी, पाकिस्तान में लोग गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट हैं वो एंडोस्कोपी ज़्यादा करते हैं। बाहर के ममालिक के अंदर जो जनरल सर्जन है वही एंडोस्कोपी भी करता है। तो उसमें वो क्या करते हैं कि उसमें पहले एक स्प्रे कर देते हैं गले के अंदर ताकि वो सुन्न हो जाए, और ऑब्वियसली वो एक ट्यूब है वो अंदर डालते हैं और वो स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ देख रहे होते हैं एंड दे कैन विजुलाइज इट, के सामने नज़र आ रहा होता है कि क्या कि वाकई अल्सर है इसको या कुछ हाइटस हर्निया है। ये हर्निया से मुराद है कि बाज़ दफ़ा छोटे मोटे हर्निया बन जाते हैं जिस वो खुराक की नाली के, वो ऐसी प्रॉब्लम कर देते हैं, या कोई बड़ी आंत मतलब छोटी आंत के शुरू के हिस्से का मसला है। तो उसका ये फ़ायदा, एंडोस्कोपी का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि अगर उसमें कोई भी चीज़ नज़र आए, कोई भी चीज़ नज़र आए उनको, तो वो उसी वक्त उसकी बायोप्सी भी कर लेते हैं, जो कि हमारी जो मेडिकल असलाहात के अंदर जो फाइनल डायग्नोसिस है वो बायोप्सी है। जो टिश्यू निकलेगा, जो टुकड़ा निकलेगा, उसको वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखें उसमें क्या सेल है। ठीक, डॉक्टर साहब मैं गुफ्तगू का सिलसिला आपसे ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी। एक कॉलर है हमारे साथ, आमिर, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या पूछना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि अक्सर होता है कि जब मैं कोई मीट खाता हूँ तो उसके बाद जब आइसक्रीम खाता हूँ या कोई डेयरी प्रोडक्ट खाता हूँ तो काफी प्रॉब्लम होती है मेरे मैदे में। डॉक्टर साहब ये बता दें कि क्या वजह है इसकी। वैसे ये कीमा खाता हूँ या शीशे पे लक्ष्मी पे जो है, ठीक है, कीमा खाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है, आइसक्रीम वगैरह खाओ ना उसके बाद तो फिर ठीक है, बीफ या कीमा वगैरह खाएं तो इन्हें मैदे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे डॉक्टर साहब, इनके सवाल का हवाले से हम जवाब देंगे। मैं आपको सवाल भी बताऊंगी ये क्या पूछना चाह रहे थे, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे तो आमिर के सवाल का जवाब भी देंगे और डॉक्टर साहब से मैं मज़ीद भी सवालात करूँगी। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर अब्बास हुसैन काज़मी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ ब्रेक से पहले एक कॉलर थे आमिर, जिनका ये कहना था कि जब भी वो कीमा या गोश्त वगैरह खाते हैं तो उनका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप इन्हें? आपने जो इनका सवाल था ये कह रहे थे कहीं बाहर लक्ष्मी वगैरह और इस किस्म की जो बातें कह रहे थे, बात तो ये ठीक कर रहे थे बिकॉज जो लाहौरी हैं वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो आई थिंक एक आधा दफ़ा तो महीने के अंदर बंदा कर सकता है। यही है कि जब भी आप मिर्च मसाले वगैरह जब खाएंगे, ऑब्वियसली जो घर के मिर्च मसाले हैं, घर का जो तेल वगैरह है, जो घर की चीज़ें बनी हुई हैं उसमें और जो बाहर की में बनी उसमें फ़र्क तो है। तो उसमें यही है कि ये कोई एंटासिड वगैरह ले लें उसके बाद, और प्रेफर तो ये करें कि बहुत ज़्यादा ना जाएँ, कम जाएं, तो ये चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक है, और इनको मेरे ख्याल से कोई मैदे वाला जो डॉक्टर ना वो ज़्यादा बेहतर बताएगा ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारे पास जो जनरल सर्जरी रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो बहुत ख़तरनाक चीज़ें कह लेना कि वो तो इट वुड बी द एंड रिजल्ट फॉर एवरीथिंग ना, कि उसमें तो उसके बाद सर्जरी ही हम करेंगे। तो वो तो डॉक्टर साहब मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। हमारा सेगमेंट है फिटनेस टिप ऑफ द डे, वो शामिल करेंगे। मेरा नाम यासीर है। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी, करते हैं जो शहर का सुकून तहोबाला, हम दिखाएंगे। स्टूडियो में खड़ा हूँ, मेरे साथ जुनेबी हैं। जुनेबिया जिस तरह से मैं एक्सरसाइज बताऊंगा जुनेबिया उसको परफॉर्म करती जाएंगी। जुनेबिया जंपिंग जैक शुरू करें। 15 लैप्स। ये जनरल वार्म अप है, इससे प्लायोमेटिक एक्सरसाइज होती है। जनरल वार्म अप में ओवरऑल जो बॉडी के मसल्स होती हैं वो सारे वार्म अप होते हैं।
ब्लड का जो फ्लो होता है वो टूवर्ड्स मसल की तरफ होता है। बॉडी में जितने मसल्स होते हैं एट ए टाइम तो वो वार्म अप हो जाते हैं, उसके बाद हम पूरी तौर पे वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। डन। जितने भी आ जाए यहाँ पे लेट जाएं। हिप के नीचे आ रखे, लेग रेजिस करनी है यू शेप में। ये एक्सरसाइज रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स के लिए होती है। रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स इन एक्सरसाइज से स्ट्रेंथन होता जाता है। इसमें कोर मसल्स आइसोटोनिक मूवमेंट भी इंगेज होते हैं, आइसोमेटिक मूवमेंट भी इंगेज होते हैं। इसमें कोर मसल्स आइसोटोनिक मूवमेंट में इंगेज हो रहे हैं। 10 लैप्स करने। डन। अब लेग्स ऊपर होल्ड करके टॉप क्रंच करना है। 10 लैप्स। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर बैठ के इजीली बॉडी वेट पे कर सकते हैं, बट वार्म अप मस्ट है। वार्म अप जिस तरह से जंपिंग जैक्स करके इन्होंने दिखाया है, जंपिंग जैक्स करने के बाद आपने प्रॉपर वर्कआउट शुरू करना है। क्रॉस प्लैंक बनाना है, राइट आर्म लेफ्ट लेग एयर में। अब इसमें ये जो थाई है ये 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए, एल्बो 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। राइट आर्म जिन्हें भी राइट आर्म लेफ्ट लेग, राइट आर्म लेफ्ट लेग। अब इसमें शोल्डर का कोर एंगेज है, एल्बो जॉइंट का कोर एंगेज है, हिप जॉइंट का कोर एंगेज है, स्टेबलाइजर मसल्स एंगेज है जिसने बॉडी को बैलेंस किया हुआ, और रेक्टस एब्डोमिनल भी इसमें एंगेज है। चेंज साइड, लेफ्ट आर्म राइट लेग। इसमें इस चीज का ध्यान रखना है ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। मोर अप। डन। अब स्ट्रेट लेट जाना है दोबारा लेग पोजीशन में। हिप के नीचे आ रहा है कि सीजर लेग रेजिस करनी। मोर अप। सीजर लेग रेजिस भी रेक्टस एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथन करते हैं। इसमें पाँव नीचे टच नहीं होंगे ड्यूरिंग सेट, और लेग 90 डिग्री के एंगल तक आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे नी स्लाइडली फ्लेक्स है। अगर मैं नी को लॉक करवाऊंगा तो सारा प्रेशर लोअर बैक के ऊपर पड़ेगा। डन। पावर क्रंच करने हैं, थोड़ा सा नीचे हो जाए, आर्म्स पीछे, लेग स्ट्रेट। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दोनों एक साथ ऊपर आएंगे कोऑर्डिनेशन के साथ। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। ये भी रेक्टस एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथन करता है। इसमें ना पाँव नीचे टच होंगे ना हाथ नीचे टच होंगे, दोनों एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि लेग पहले आ रही है आर्म्स बाद में आ रहे हैं। डन। अब यहां पे आ जाए, आप बर्पीज करके दिखाएंगे ये। रेडी स्टार्ट, कम ऑन। बर्पीज वो एक्सरसाइज है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। ये पावर एक्सरसाइज भी है जिसे प्लायोमेटिक एक्सरसाइज कहते हैं। प्लायोमेटिक एक्सरसाइज भी है, हाई इंडोरेंस एक्सरसाइज भी है जिसको हम क्रॉसफिट में इंटरनल ट्रेनिंग में भी ऐड कर लेते हैं। रेडी, स्क्वाट्स करनी है। इसे कहते हैं एयर स्क्वाट्स। नी को लॉक नहीं करना, नी को स्लाइडली फ्लेक्स करके यहां तक आ रही है और स्लाइडली फ्लेक्स रखा। मैं नी को लॉक नहीं करनी, नी को लॉक करने से बॉडी का सारा प्रेशर डाइवर्ट होगा नीज के ऊपर। 10 लैप्स। बैक को आर्च बना के रखना है। लोअर बैक जिस तरह से ये बैक निकाली इन्होंने पीछे, अगर ये बैक ऐसे नहीं होगी तो नी के ऊपर सारा प्रेशर पड़ेगा। अगर मैं सीधा आऊंगा तो स्टॉप। लंजिस करनी है, स्टैंडिंग लंजिस। एयर स्क्वाट्स में क्वाड्रिसेप मसल्स एंगेज थे जिसमें 4 मसल होते हैं, रेक्टस फेमोरस, वासस लैटियलिस, वासस मीडियालिस, वासस इंटरमीडियस। अब इसके अंदर क्वाड्रिसेप भी एंगेज है, हैमस्ट्रिंग भी एंगेज है, और ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मीडियस, आपके हिप के मसल्स भी एंगेज हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में 10 लैप्स करके 15 लैप्स करके आप साइड चेंज करेंगे जिस तरह से इन्होंने अभी साइड चेंज की है। अपर पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट होगा, अपर पोर्शन आगे बेंड नहीं करना। डन। अब लेइंग पोजीशन में लेट के आपने साइकिलिंग क्रंच करनी। इसमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, क्रॉस लेग, राइट एल्बो और नी ऐसे, ये
आप ये देखें बिल्कुल इसमें जो परफेक्ट एंगल है, अपर पोर्शन थोड़ा सा लिफ्ट है, नी और एल्बो बिल्कुल क्रॉस आ रही है, और जो लेग है वो लॉक नहीं हो रही, वो स्लाइडली फ्लेक्स है। ओके डन। जी नाज़रीन, आपने फिटनेस टिप जो है वो मुलाहिज़ा की है। छोटी छोटी टिप्स हैं, एक्सरसाइज हैं जिनको आप घर में करके जो है वो एक्टिव रह सकते हैं और अपनी बॉडी को भी एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने भी देखा, क्या समझते हैं आप एक्सरसाइज का क्या रोल है फिट रहने में और अपने आप को फिट देखने में? ऑब्वियसली जी, आई थिंक एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एटलीस्ट आप एक्टिव रहते हैं, सुस्ती वगैरह हट जाती है। और सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अ डे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी भी एज ग्रुप के लिए। ये सबसे यंग एज में तो ठीक है, आप जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं वैसे आपको बहुत चलना फिरना पड़ जाता है, लेकिन जो लोग ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ये 30 मिनट्स की एक्सरसाइज इन अ फॉर्म ऑफ वो कोई ब्रिस्क वॉक, थोड़ी तेज़ पार्क वगैरह के अंदर वो चलें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। हम डायबिटीज़ के पेशेंट के हवाले से मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि एक आप नॉर्मल जो है सर्जरी कर रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं, दोनों किस तरह से डिफरेंट है? कितनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है डायबिटीज़ के पेशेंट? डायबिटीज़ सबसे पहले अगर इसको स्टार्ट किया जाए ना, तो ये डायबिटीज़ जो है, ये जो बीमारी है सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक ख़ास जिस्म के औज़ा की नहीं है। ये तो स्टार्ट ही जब होती है तो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है। हमारे पास जो शुगर के मरीज़ आते हैं, जो जनरल सर्जरी के डोमेन के अंदर जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं, वो होते हैं जिनके अंदर शुगर की ना बुरे कंट्रोल की वजह से उनको हाथों के ऊपर और ख़ुसूसन जो पैरों के ऊपर या टांगों के ऊपर ना ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये बनते क्यों हैं? क्योंकि शुगर एक छोटे मतलब जल्दी से अगर इसको समराइज़ किया जाए कि अगर हमारे अंदर शुगर नॉर्मल नहीं है, उसका कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो बस उसकी वजह से जो हमारे अंदर जो नॉर्मल कोमेंसल जो कि वैसे ही मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे, यानी कि इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी फैलेगी। तो यही वजह है कि जो शुगर के मरीज़ हैं इनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है। अगर छोटा सा ज़ख़म होगा तो जो नॉर्मल इंसान है जिसको शुगर वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कि वो अल्लाह ताला मतलब खुद ब खुद ही भर जाए। लेकिन इन लोगों के लिए एंटीबायोटिक खाना ज़रूरी है, या उसके लिए एहतियात करना। जो हमारे जनरल सर्जरी में तो एक दफ़ा अगर कोई हमें ज़ख़म बन जाता है पैरों के ऊपर, तो उसको आपको बहुत जल्दी ट्रीट करना पड़ता है। अब डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, इनकी सर्जरी किस तरह की जाती है, मैं इस पे आपसे बात करना चाहूँगी। नाज़रीन, अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, अब ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। 437 डॉक्टर साहब, हम शुगर पेशेंट की बात कर रहे थे कि किस तरह से वो डिफरेंट है और कितनी ज़्यादा उन्हें एहतियात की ज़रूरत होती है। एक तो उनको एहतियात की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा है कि हमें भी उनको अप्रोच बहुत जल्दी करना पड़ता है। इनके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि शुगर को कंट्रोल किया जाए, ठीक है ना। जो भी उनका ज़ख़म है उसको तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो शुगर कंट्रोल नहीं होगी, मैं जितनी भी सफाई कर लूँ, वो सफाई से मुराद है कि मैं जितना भी उसको जो उसका जो ज़ख़म है उसको मुझे सफाई करनी है, या मुझे खुदा न खासा रिमूव करना बाज़ दफ़ा पड़ जाता है, उसका कोई हड्डी रिमूव करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए बाद में ज़रूरी है कि उसका शुगर का कंट्रोल अच्छा हो ताकि वो ज़ख़म तो भरे। शुगर के पेशेंट्स के साथ मैंने जैसा जिक्र किया कि पूरी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करती है। उसमें ये देखें, टू स्टार्ट विद ये दिल के ऊपर अफेक्ट करती है। ये इसमें एक आपके पास कितने ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट आए होंगे, उन्होंने एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बहुत जिक्र किया होगा कि ये पूरी की पूरी जितने भी हमारे खून की नालियाँ हैं जिसमें मीडियम साइज उसमें या स्मॉल साइज हैं, उनको ये बंद करना ब्लॉक करना शुरू कर देती है। यही रीज़न है कि जो हमारे पैरों की तरफ जितनी है आहिस्ता आहिस्ता आर्टरीज छोटी होती जाती है ना, तो खून का फ्लो भी उसमें कम होता है, सिकुड़ता जाता है। और ऊपर से अगर उसमें शुगर हो, शुगर कंट्रोल अच्छी ना हुए तो और एथेरोस्क्लेरोसिस होती रहे, तो उनके अंदर खून का फ्लो भी कम होता है। तो यही रीज़न है कि जब हम इनकी सफाई करें, जब जो भी हमने उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, उसके बाद हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या शुगर कंट्रोल भी हो और क्या उसमें खून की ब्लड सप्लाई भी अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि ये आँखों को भी असर करती है, हमारे किडनीज़ को भी अफेक्ट करती है, ये पूरी बॉडी के ऊपर ये सारा कुछ अफेक्ट करती है। और इन्फेक्शन मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि ये बहुत जल्दी होती है, तो हमें बहुत ऐसी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो,
और उनकी अच्छी पेनिट्रेशन हो, वो अच्छे तरीके से इनकी जल्द के अंदर, इनके पट्ठों के अंदर और इनकी जो हड्डियों के अंदर घुसे, ताकि वो उनको इन्फेक्शन को भी कंट्रोल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। कॉलर है नासिर, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक डॉक्टर ने कहा है कि आप वो वेट लॉस की सर्जरी करा लें, तो मैंने पूछना है कि ये सर्जरी कराना कोई सेफ है या मैं एक्सरसाइज करूँ, सेब खाऊं और उससे पतला हूँ? ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा, आपको ऑन एयर डॉक्टर साहब बताते हैं। ये भी एक बहुत ट्रेंड है आजकल, लोग जो हैं उनको डॉक्टर ऐसे रेफ़र कर रहे हैं कि जी अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, आपको कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक की ज़रूरत नहीं, आप सर्जरी करा सकते हैं। पहली बात तो ये अगर वो ये कहते हैं ना कि आपको एक्सरसाइज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ सर्जरी करेंगे उससे हो जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, ये बैरिएटिक सर्जरी के अंदर ये डोमेन आती है। इसके अंदर जो सर्जरी रिलेटेड है वो मैं बता दूं आपको। उसमें ये है कि जिस भी मरीज़ की हम जो बैरिएटिक सर्जरी करें, यानी कि उनका वज़न कम करने की सर्जरी करें, उससे पहले हम मरीज़ को ये कहते हैं कि जी पहले आप एक्सरसाइज से जितना मर्जी भी आपका वज़न है, आप अब एक्सरसाइज से 4 या 5 किलो वज़न हमें खुद कम करके दिखाएं। अच्छा। जब वो मरीज़ कम करके दिखाए तो हमें अब पता चल जाएगा ना कि हाँ जी इस मरीज़ के अंदर है, अंदर एक इनर, उसके अंदर एनर्जी है अपने वज़न कम करने के लिए। फिर अपने विल पावर होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्जरी तो कर दूं, ठीक है ना। अब सर्जरी के इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं कि उसमें हम बेंडिंग कर देते थे मैदे की, लेकिन अब वो ऑब्सोलीट हो चुका है। अब हम उसमें कुछ हरूफ आम में कहेंगे कि मैदे का कुछ हिस्सा हम निकाल देते हैं, या उसको हम ऐसे ट्रांसपोजिशन कर देते हैं कि हम उसमें ऐसे कोई बाईपास बना देते हैं कि वो मैदे के अंदर खाना ज़्यादा देर तक ना रहे, या मैदे का साइज़ कम कर देते हैं कि जल्दी भर जाएगा तो हमें भूख लगना कम हो जाएंगी। ये सारी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर उसमें विल पावर ही नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं कर दूं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्सरसाइज ना करे और दोबारा से ज़्यादा कुछ खाना पीना शुरू करते, बिकॉज कुछ मरीज़ों को ऐसा होता है कि आप उनको सारी चीज़ें कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा खाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो भी मैदे का जितना वो साइज़ मैंने इतने से इतना किया था, लेकिन वो फिर दोबारा इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले मेंटली तैयार करें। बिल्कुल, कि आपको करना क्या, और उसके बाद ये जितनी भी सर्जरीज हैं, मतलब कहने में तो ये लगती है ना कि ये बहुत कोई बड़ी सर्जरी, इसमें बहुत बड़े बड़े इंसिजन्स दिए जाएंगे, पूरा पेट खोला जाएगा, जाहिर बात है मैदा काफ़ी बड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो लेप्रोस्कोपिक का दौर है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज ये सारी चीज़ें की जाती है, उसमें ज़्यादा तो इतनी बड़ी बड़ी आपको कट भी पेट में नहीं लगाने पड़ते हैं। अच्छा, और सारी चीज़ें सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। करीमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम करीमुल्लाह, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो सीने में दर्द रहता है। ठीक है, सीने में दर्द रहता है तो तुरंत सांस चढ़ जाता बड़ा, ब्लड प्रेशर हाई रहता है बड़ा, मतलब नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। ठीक है, कभी कम हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। ये मैं डॉक्टर साहब से ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा ऑन एयर, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब ये जो है ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सीने में जलन रहता है, ये जानना चाह रहे हैं आप, इनके वैसे कुछ रेफर करना चाहें तो आप बता सकते हैं। आई थिंक अब ऐसा दौर है जिसके अंदर सब स्पेशलिटी का दौर है, जिसकी जो डोमेन है उसी को वो आंसर बेहतरीन करना चाहिए। एज़ फार एज इनके ब्लड प्रेशर के लिए उनको तो इनको किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और मेरी तो इनसे सिर्फ यही है कि क्योंकि इनको खुद मान रहे हैं कि इनको ब्लड प्रेशर का भी मसला है और सीने में जलन वगैरह का भी मसला है, तो इनको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ठीक है ना, और किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। खुद अभी जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि खुद दवाइयाँ मत करें, बेहतरीन है कि ये उनको उसमें जाके दिखाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी पित्ते की पथरी के हवाले से। लेज़र से कहा जाता है इसका इलाज हो जाता है और आपको अब तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती और फौरी तौर पे इलाज हो जाता है, ये क्या प्रोसेस? देखो अभी आपने जो लेज़र बोला है वो बेसिकली हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं वो आके यही कहते हैं कि जी हाँ डॉक्टर साहब मेरा जो पित्ते का इलाज करें वो लेज़र से करें। ये वो लेज़र नहीं है जिससे मैंने अभी जिक्र किया मैदे की सर्जरी के बारे में, वो लेप्रोस्कोपिक है। वो लेप्रोस्कोपिकली हम जो है पित्ता है उसको निकालते हैं। अब ये लेप्रोस्कोप है क्या? ये लेप्रोस्कोप होता है बेसिकली एक इक्विपमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हमें बहुत बड़े बड़े इंसिजन्स यानी कि चीरे नहीं कट वगैरह नहीं लगाने पड़ते। छोटे कट लगा के एक ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अंदर चले जाते हैं। वो कैमरा होता है जो अंदर चला जाता है, वो पूरा का पूरा हर चीज़ दिखा रहे होते हैं और छोटे दो और कट लगा के एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम वो डाल लेते हैं और वही सर्जरी जो कि हम ओपन करते वक्त वो करते थे वही सर्जरी हम लेप्रोस्कोपिकली कर लेते हैं।
और जो जिस तरह दूसरी बात आपने की कि इससे कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, दर्द तो होता है, मतलब कोई भी जब भी आप किसी जिस्म के किसी भी औज़ा के ऊपर आप लगा वो दर्द तो होता है, लेकिन इसमें तकरीबन 20 से 30% नहीं गुना कम दर्द होता है बनिस्बत जो चीरे वाले ऑपरेशन हैं। तो उसमें ये होता है कि आप सुबह ऑपरेशन करते हैं, शाम को मरीज घर जा सकते हैं और 2 दिन के बाद आपने उसका वो पित्ता निकाल दिया और वो 2 से 3 दिन के बाद अपना प्रॉपर काम कर सकते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, उन्हें शामिल कर लेते हैं। इशफाक, अस्सलाम वालेकुम। इशफाक, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैं डॉक्टर से पूछना चाहूँगा कि ये IBS क्या है सर? ये मेरे से रिलेटेड है IBS। आवाज़ आपकी जो है बहुत ज़्यादा कम आ रही है, अगर आप दोबारा से अपना सवाल रिपीट करें तो हम आपको सुन पाएंगे। जी मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर से कि ये IBS क्या है? IBS मेरे से रिलेटेड है। हाँ जी IBS। IBF बोल रहे हैं आप? जी IBF। ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा। मैदे से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं, IBF कुछ है, ये क्या है? मैं तो या तो हम आप डिटेल में नहीं, क्योंकि आप बता सके तो अगर आप डिटेल में बताते तो हम ज़रूर जो है आपको गाइड कर सकते। डॉक्टर साहब वक्त कम है, मैं थोड़ा सा मैसेज कोई चाहूँगी आप दे दें, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, नहीं तो मैं बहुत सारे सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। मैसेज मेरा तो जनरल सर्जरी से रिलेटेड जितनी हमारी डिस्कशन हुई उस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए एक पहली बात तो ये कि अपने शुगर को कंट्रोल करें, और कोई भी उनको जिस्म पे या कहीं भी कहीं पूरे जिस्म पे कहीं भी उनको कोई ज़ख़म होता है तो उसको वो ख़ुद इलाज ना करें, उसमें आप फ़ौरन डॉक्टर के पास सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप फ़ौरन उस डॉक्टर के पास जाएँ। एक बात। दूसरी बात, सफाई सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हेपेटाइटिस C वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो सफाई दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आई थिंक द मेन मैसेज ये है कि अब चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी भी एडवांस हो चुकी हैं, तो उसी हिसाब से बीमारियां भी आहिस्ता आहिस्ता उतनी ज़्यादा एडवांस, और उतनी एहतियात जो है वो अब करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।